बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अरे इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? मैं छत की तरफ जा रही थी तब रज्जो की बात सुनकर वापस मुड़ गई। क्या बात है रज्जो? छत पे जा रही हूँ, क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैं रूखे अंदाज में बोली तो वो कहने लगी कि मगर इस वक्त छत पर तो इसकी अधूरी बात ने मुझे उलझा कर रख दिया था। यूं भी जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ था, मेरी कुव्वत बर्दाश्त जैसे जवाब दे गई थी और सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो गई थी। छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आ जाता था और ये अलग बात है कि ये गुस्सा मैं किसी पर निकाल नहीं सकती थी, बस अंदर ही अंदर अपनी जान खाती रहती थी। मगर रज्जो से गुस्से से या सख्ती से बात करने पे कोई मुआमनत नहीं थी, क्योंकि वो इस घर की मालिक नहीं बल्कि मेरी तरह इस घर की मुलाजमा थी और इसके साथ किसी भी अंदाज में बात करने पर मुझसे कोई भी बात पुरस करने वाला नहीं था। रज्जो भी मेरा अंदाज देखकर कदरें झिझक गई। फिर कहने लगी, बीबी छत पर तो जिन्नात है। आपने तो सुना होगा, सब लोग कहते हैं कि छत पर नहीं जाना चाहिए और अभी तो मगरिब होने वाली है और तुम मेरी मानो तो बाकी की सफाई हम कल कर लेंगे। बाजी को मैं कह दूंगी कि हम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। अब मैं कल जल्दी आ जाऊंगी तो तुम्हारे साथ मिलकर सफाई करवा दूंगी, मगर इस वक्त मैं ऊपर नहीं जा सकती। रज्जू के साफ इनकार करने पर मुझे गुस्सा आ गया। रज्जू, तुम जानती हो कि बाजी को काम से इनकार करने पर गुस्सा आ जाता है और इस वक्त वो घर पे नहीं है, तभी तुम इसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा रही हो। मगर तुम ये भूल गई हो कि जब वो घर आएंगी और जब मैं नहीं मालूम होगा कि हमने आधी सफाई की है तो वो क्या कहेंगी। कल तो घर पे सब मेहमान इकट्ठे हो जाएंगे और तुम क्या सब लोगों के सामने बेइज्जत होना पसंद करोगी? मेरी बात सुनकर रज्जो जज्बोद होकर रह गई थी। फिर क्या लगी कि अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं एक कप चाय का पी लूँ, फिर मैं आती हूँ। रज्जो बहाने से वहाँ से खिसक गई और रज्जो के बारे में इतना तो मैं जानती थी कि जब वो किसी काम को अधूरा छोड़ दे तो इसे मुकम्मल नहीं करती। तब मैं इसे आवाज़ें देती रह गई मगर इसने सुनी या अनसुनी करती थी। मैं भी बुरी तरह से थक गई थी। मेरा भी दिल चाहने लगा था कि मैं अभी वापस चली जाऊँ, मगर जानती थी कि अगर बाजी ने छत की हालत देखी तो वो गुस्सा आ जाएगी। मैं जब ऊपर आई तो हर तरफ गंद बखेरा हुआ था। यहाँ पर 2 कमरे बने हुए थे जिनके आगे छोटा सा बरामदा था। पूरा छत खुला था। इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे न जाने कब से छत की सफाई नहीं की गई। दरअसल कारबाजी की बेटे की सालगिरह थी और ये सालगिरह की तकरीब छत पर ही मुनक्कद की जानी थी, क्योंकि सहन बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वहाँ पर ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती थी। बाजी ने साफ कहा था कि आज हर हाल में छत की सफाई हो जानी चाहिए। मगर ये देखकर मैं बुरी तरह से बौखला गई थी कि अकेले मैं इतनी सफाई कैसे करूँ। बार बार मैं रज्जो को आवाज़ें देती रह गई, मगर रज्जो ने मेरे किसी बात का भी जवाब नहीं दिया था। तभी मुझे छोटी बाजी ने बताया कि रज्जो तो छुट्टी करके चली जा चुकी है और मैं भी अपना काम जल्दी से निपटा लूँ। तब मैं सर थाम के रह गई और वे कमरे का दरवाज़ा खोल कर जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो तेज़ खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया था। मैं कमरे की हालत देखकर हैरान परेशान रह गई कि कमरा तो बुकोलबाजी के धूल और मिट्टी से अटा हुआ है। हर चीज़ पर गंद की तह जमी हुई है। मुझे सफाई करने में ज़्यादा देर लग जाएगी। तभी उन्होंने मुझे कहा कि आज की रात तुम हमारे घर में ही रुक जाना, मगर काम सारा मुकम्मल करना। उन्होंने खाला से भी इजाज़त ले ली थी और खाला को भला किस बात पर एतराज़ हो सकता था। वो तो इसी बात पर खुश थी कि इजाफी काम करने पर मुझे इजाफी रकम मिलेगी जो कि खाला के हाथ ही जाएगी। और खाला भला ये रकम अपने हाथ से कैसे निकलने दे सकती थी। खाला ने बखुशी बेगम साहिबा को भी रखने की इजाज़त दे दी थी। और अब मैं कमरे की हालत देख कर हैरान रह गई थी कि इसको तो साफ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा कमरा जब खोल कर देखा तो वो भी साफ सुथरा था, मगर इस कमरे में वैसी खुशबू नहीं आ रही थी जो इस कमरे में थी। मैं दोबारा से पलट कर इसी कमरे में आ गई। कमरे के वस्त में बड़ा सा बेड बिछा हुआ था। इस पर एक खूबसूरत सी बेडशीट भी बिछी हुई थी। मैं भी साख्ता बेड के ऊपर आकर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, मगर इस सुकून के साथ ही मुझे कुछ याद आ गया था और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। भला ऐसी ज़िंदगी कहाँ जी थी मैंने कब सोचा था कि मुझे ऐसे हालात से भी दो चार होना पड़ेगा। सब सोचते सोचते मैं रोक पड़ी थी और आंसू पूछते हुए खुद को हौसला देने लगी कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये हालात भी गुजर जाएंगे। तभी ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी बात की तायद की हो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं था।
तो फिर ये आवाज़ कैसी थी? मैंने पूछा कौन है वहाँ यहाँ पर, मगर कोई आवाज़ नहीं आई थी। तब मैंने सोचा कि यकीन नहीं ये मेरा वहम होगा, मैं अभी तो काम कर कर के बहुत थक चुकी हूँ, तभी शायद मुझे ऐसे वहम सता रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं और बाकी काम मैं फिर कर लूँगी। यूं भी दोनों कमरे तो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, इनकी तो सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो बाजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा था? ये सब सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में खो गई। ना जाने मैं कितनी देर तक सोई रही। यकदम मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं किसी के बाजुओं के हिसार में हूँ। मैं बुरी तरह से हड़बड़ा कर उठी थी। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं बुरी तरह से बौखला गई थी, क्योंकि मेरे पास मेरा नाम नमीरा है। ये इन दिनों की बात है जब मैं अपने माँ बाप के साथ खुशोखुरम ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी जिससे बहुत दुआओं से मांगा गया था। अम्मी ने बताया था कि मैं इनकी शादी के 10 साल के बाद पैदा हुई थी। अम्मी ने मुझे पाने के लिए बहुत से दरबारों पर मनते मुरादे मांगी थी, कितने डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाया था और तब जाकर लाने इनकी ये मुराद पूरी की थी। अम्मी अबू ने मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा था। हमारा किराए का घर था। अब वो प्राइवेट नौकरी करते थे, तनख्वाह मामूली थी, मगर मुझे उन्होंने शहजादियों की तरह पाला था। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मेरी बात मुँह से निकलने से पहले मेरे अबू अम्मी पूरी करके किया करते थे। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी जिसे दुनिया में सिर्फ लाड और मोहब्बत मिली थी। सख्ती से तो मैं नावाकिफ थी। मैं क्या जानती थी कि ज़िंदगी मुझे ऐसा रूप दिखाने वाली है कि मैं मोहब्बत और आसाइशों का मफहूम ही भूल जाऊंगी। उस दिन मैं हस्बे मामूल स्कूल में थी जब मेरे चचा मुझे लेने के लिए आए। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। इन्हें देखकर मैं परेशान हो गई थी। क्या बात है चचा, क्या हुआ है? मगर वो मुसलसल रोए जा रहे थे। उन्होंने मुझे मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। जब घर आई तो सामने अम्मी अबू की मैयत पड़ी हुई थी। मैं ताड़े मार मार कर रोने लगी थी। आज मेरे अम्मी अबू खानदान में किसी शादी पर गए थे। वो दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। इनके मोटरसाइकिल का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ट्रक वाला नशे में धुत था। इसके गलत टर्न लेने की वजह से मेरे माँ बाप इसकी गलती की वजह से मौत के मुंह में चले गए थे और मैं यतीम हो गई थी। इनके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं दुनिया में अकेली थी। मेरे वो रिश्तेदार जो माँ बाप की मौजूदगी में मुझसे मोहब्बत जताते थे, अब इन सामने आंखें माथे पर रख ली थी और वो सब इसी परेशानी में मुब्तला थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ जाए, जबकि वो सभी मेरी जिम्मेदारी लेने से परेशान हो रहे थे। ऐसे में मेरे रिश्ते की खाला कहने लगी कि मैं नमीरा को अपने साथ लेकर जाऊंगी। रजिया खाला की मेरी अम्मी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अम्मी इन्हें पसंद नहीं करती थी और वो भी अम्मी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। इनके घर के हालात हमारे घर के हालात के मुकाबले में काफ़ी बेहतर थे और जब उन्होंने ये बात की तो मेरे चचा और ताया ने यूं सुरखरू होकर सांस लिया जैसे इनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल हो गया। मैंने रज़िया खाला की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुरा कर अपनी बात की तायीद की। कहने लगी कि अपना ज़रूरी सामान बांध लो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगी। जी घर तो किराए का था और तब ताया ने घर का सामान औने पौने बेच कर घर खाली कर दिया था। वो पैसे मेरे हाथ में थमा कर कहने लगे कि ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम इनका जो चाहे इस्तेमाल करो। उस दिन जब मैं घर छोड़ कर आ रही थी तो मैं फूट फूट कार रो रही थी। जैसे ही सब रिश्तेदार नजरों से ओझल हुए तो रज़िया खाला मुझसे करख्त आवाज में कहने लगी कि अब ये रोना धोना बंद करो और खामोशी से चलो। लोगों को क्या तुम रो धो कर तमाशा दिखा रही हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने हैरत से इनका ये रवैया बदलता हुआ देखा था, मगर फिर खामोश रही। हो सकता है कि इन्हें वाकई में ये बात बुरी लगी हो। जब मैं इनके घर में आई तो घर आते ही मुझ पर गोया कफकान का तोड़ा पड़ गया था। घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे और ये सब नाकाबिल बर्दाश्त बात ये थी कि उनका एक माजूर बेटा भी था जो गंदे संदे हुलिये में था और आज़ादी से पूरे घर में घूमता फिरता रहता था। इसकी मौजूदगी में तो वह आराम करने से भी महरूम रहती थी। एक दिन रज़िया खाला मुझे कहने लगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैं फिर पैसे मुझे उधार दे दो।
मैं थोड़े दिनों के बाद तुम्हें वापस कर दूँगी। यहाँ पर आकर तो वैसे मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला करके गया हूँ। मगर मजबूरी थी, क्या करती, रिश्तेदार तो रखने पर तैयार नहीं थे। चचा ने जाते वक्त अपना नंबर लेकर मुझे दे दिया था कि जब भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। वो चिट तो मैंने संभाल कर रख ली थी, मगर मेरा इन्हें कॉल करने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो इतना ही अच्छे होते तो वो मुझे इस औरत के हवाले क्यों करते। थोड़े थोड़े करके इस औरत ने मुझसे सारे पैसे ऐंठ लिए थे और फिर एक दिन कहने लगी कि हम तुम्हें कब तक घर में रखकर मुफ्त की रोटियां तुड़वा सकते हैं। देखा नहीं, मेरा शोर एक ही कमाने वाला है और घर में सब खाने वाले हैं। ऐसे में तुम्हारा बोझ भी हम पर आन पड़ा है। मैंने खाला को कहा कि आप मुझे खुद अपने साथ लेकर आई हैं, मैं आपके साथ नहीं आई थी। और अगर आप इतना ही तंग आ गई हैं तो आप मुझे रिश्तेदारों के हवाले कर दे। रजिया खाला की शायद मुझसे इस बात की तवक्को नहीं थी। तंजिया अंदाज में कहने लगी कि तुम्हारे रिश्तेदार तो तुम्हें रखने को तैयार नहीं है। तो मैंने खाला से कहा कि आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दे, मैं किसी हॉस्टल में जाकर रह लूँगी, कहीं नौकरी कर लूँगी। मेरा अंदाज अटल था। रजिया खाला को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। उन्होंने जल्दी से अपने गुस्से वाला चोला उतार फेंका और मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगी कि रे तुम तो हमारी अपनी बच्ची हो, अब अल्लाह तुमसे अपने दिल की बात नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि इस महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मुझे इनका पल पल बदलता रवैया हैरान कर रहा था। मैं अब इस घर से भाग जाना चाहती थी। एक दिन रजिया खाला मुझे अपने साथ एक घर में लेकर आई और कहने लगी कि तुम पढ़ी लिखी नहीं, वरना तुम्हें किसी अच्छी नौकरी पर लगवा देती, मगर मजबूरी है कि तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ। जब तक तुम्हारे खालों को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम इस घर में काम कर लो। ये बात कहकर वो नजरें चुराने लगी और मैं बुरी तरह से परेशान हो गई थी। एक नज़र मैंने इस बड़े से घर पर डाली और फिर ये सोच कर मैं खामोश हो गई कि चलो जो पल मुझे इस जेल से फरार इख्तियार करने में मिल जाए वही गनीमत है। मैंने यहाँ पर नौकरी करने की हामी भर ली थी। शाइस्ता बाजी मूडी औरत थी। इनका मूड होता तो अच्छे से बात करती और गुस्से में होती तो मुलाजमा को बुरी तरह से झिड़क देती थी। वो कि इनका घर इतना बुरा नहीं था, मगर इनका शुमार खाते पीते लोगों पर ही होता था। इनके 2 बच्चे थे, इनके शोर वो छोटा मोटा कारोबार करते थे, वो लोग शरीफ थे और मुझे यहाँ पर काम करने में कोई मसला भी नहीं हुआ था। मेरे साथ एक और लड़की रज्जो यहाँ पर काम करती थी। वो बहुत बातूनी और चालाक लड़की थी। मेरे इसके साथ बहुत ही कम बनती थी। जब भी काम ज़्यादा होता तो वो इसी तरह से भाग जाती थी और जैसे आज वो काम मुझ पर फेंक कर भाग गई थी और मैं इस कमरे में आकर सो गई थी। अब जब आँख खोल कर देखा तो वो एक बहुत ही हसीन और जमीन नौजवान था जिसकी बाहों में मैं इस वक्त सो रही थी। वो मेरे लिए अजनबी था। मैं सटपटा कर रह गई। शर्मो एहसास से मेरी आंखें चुक गई थी, मगर अगले ही पल हया की जगह गुस्से ने ले ली। तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। अब की बार मैं गुस्से से बोली तो हंस पड़ा। कहने लगा कि कितनी देर से तुम जहाँ सो रही थी हो, तब तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया। इसकी बात सुनकर मैं उछल कर खड़े हो गई। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही हो तुम। तभी दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई दी। अरे तू अकेले किसके साथ बातें कर रही हो। शाइस्ता बाजी ने मुझे पुकारा तो मैं पलट कर इन्हें देखा। फिर मैं इस लड़के की तरफ इशारा करके कहने लगी कि इससे, मगर शाइस्ता बाजी ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अरे वाह, तुमने तो थोड़ी ही देर में कमरे को चिमका के रख दिया है। कितने दिल से सफाई किया। धूल मिट्टी का तो नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। वो सताइशी अंदाज में कमरे को देख रही थी और मेरा मुंह रेखा खुला रह गया। मैं कभी इस लड़के को देख रही थी और कभी शाइस्ता बाजी की तरफ। उन्होंने तो लड़के की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था और ना ही इसके बारे में मुझसे पूछा था कि ये लड़का कौन है, और वो अजीब मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देख रहा था। इसका देखने का अंदाज ऐसा था कि मैं बुरी तरह से पिघला गई थी। बाजी इस कदर हैरान थी कि वो मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर दूसरा कमरा देखने के लिए चली गई। और अब जब मैंने पलट कर देखा तो गोया मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर वो लड़का कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मुझे अपने कार के पास हंसी की आवाज़ सुनाई थी और मैं भागते हुए बाहर आई तो बाजी कहने लगी कि तुम्हारे हाथ में जादू है। जादू? मैं तो रज्जों से तंग थी, कोई काम ढंग से नहीं करती। सफाई का बोलो तो उल्टे सीधे हाथ मार के गंद इधर उधर फैला के चली जाती है।
और तुमने थोड़े से टाइम ने इन दोनों कमरों के साथ साथ छत भी साफ कर दिया। छत को देखा तो कहीं कूड़े करकट का गंद का नामो निशान तक नहीं था, और यह सब मैंने नहीं किया था। मैं तो जब ऊपर आई थी दोनों कमरे पहले ही साफ थे, और छत की सफाई किसने की थी? मैं सचमुच चकरा कर रह गई थी। बाजी मुझे लेकर नीचे आ गई। आज वो बहुत खुश थी, कहने लगी कि अब तुम थक गई होगी रज्जो, खाना बना कर चली गई है। ऐसा करो कि रोटियां बना लो और हमारे साथ ही आकर खाना खा लो। रोटियां बनाने के दौरान भी मेरा ज़हन मुसलसल उलझा हुआ था। मैं इसी लड़के के बारे में सोच रही थी, वो कौन था और शाइस्ता बाजी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया था, और वो अचानक से गायब कैसे हो गया था? क्या ये सब मेरा वहम था? क्या मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ? तभी मुझे ये सब महसूस हो रहा था। मैं पागल हो गई हूँ। मैं जितना सोचे जा रही थी उतना उलझती जा रही थी, और भी खाने के दौरान भी मेरा ज़हन मुसलसल उलझा रहा था। आज शाइस्ता बाजी इस कदर खुश थी मुझसे कि उन्होंने मुझे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर ही खाना खिलाया था। मुझे सोचों में उलझा देखकर कहने लगी कि मैं मानती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा थक गई हो, तभी इतनी खामोश सी हो। ऐसा करो, ये बर्तन तुम सुबह धो लेना, और अभी तुम स्टोर रूम में जगह बनाकर सो जाओ। सुबह सवेरे भी तुमने काम करना होगा। अगर आराम नहीं करोगी तो फिर सुबह कैसे काम करोगी? रज्जो तो किसी काम की नहीं है, और वो फिर से रज्जो को कोसने लगी थी। तभी इनकी बेटी कहने लगी कि आप रज्जो को निकाल कर किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेती? आखिर काम करने वालों की कमी तो नहीं है। इसके नाक चढ़ा कर बोलने पड़ा। शाइस्ता बाजी कहने लगे कि आजकल एतमाद वाले काम वाले मिलना भी बहुत मुश्किल काम है। घर में सफाई करने की नीयत से आती हैं और सफाया करके चली जाती हैं। मैं अब इनकी एक एक हरकत पर कैसी नज़र रखूँ? तब उन्होंने सताइशी नज़र से मुझे देखा, कहने लगी कि ये बच्ची बहुत अच्छी है और मैं तो इसे अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी। सोने के लिए जब मैं स्टोर रूम में आई तो भी मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कोई हवा की मार मुझे छू कर गुजर रहा हो। कभी मुझे अपने बालों की लिट खींचते हुए महसूस होती, तो कभी कोई मेरे कान के पास सरगोशी करके गुजर जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर बार बार किसी का छूना मुझे एहसास दिला रहा था कि मेरे आसपास कोई है। मगर वो कौन था? मुझसे क्या चाहता था? और मेरे साथ छेड़खानी क्यों कर रहा था? ये सब सोचते सोचते न जाने कब मैं सो गई थी, और सुबह जब बाजी के जगाने पर ही मेरी आँख खुली थी। रात को सोते वक्त मैं जिस कदर थकन का शिकार थी, जिस्म का जोर जोर दर्द से टूट रहा था, अब इसका कहीं पे शायबत तक नहीं था। और सुबह मैं हिशाश बिशाश सी थी, जैसे मैंने कल कोई काम ही ना किया हो। शाइस्ता बाजी ने मुझे देखा तो हैरान रह गई। तुम बहुत ही ज़्यादा चुस्त और चाको जबान रखी हो। मुझे ऐसे ही लड़की की हमेशा तलाश थी। और फिर मैं नाश्ते से फरागत के बाद बाकी कामों में मसरूफ हो गई थी। सजावट के लिए बाजी ने कुछ लोगों को बुलाकर रखा था, और थोड़ी ही देर में उन्होंने भी अपना काम मुकम्मल कर दिया था। और फिर जब मेहमानों की आमद शुरू होने वाली थी तब बाजी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक प्यारा सा सूट मुझे निकाल कर दिया। कहने लगी कि ये सूट तुम पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। सूट बहुत कीमती था, इसे देखकर मैं परेशान रह गई कि जो भी था मैंने आज तक कभी किसी की उतरा नहीं पहनी थी। आज तक अम्मी अब्बू ने हमेशा मुझे नए से नए और अच्छे से अच्छे कपड़े बनाए थे। कभी सोचा मैं नहीं था कि ज़िंदगी में किसी की उतरन पहनूंगी। मेरी आंखों में नमी की चमक आई। बाजी जो कि मेरे तमाम हालात बहुत अच्छे से जानती थी, कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, ये किसी की भी उतरन नहीं है, बल्कि ये मैंने बहुत शौक से लिया था। फिर मेरा वज़न बढ़ गया और मेरे ये नाप का नहीं रहा। मैंने ये एक बार भी नहीं पहना। तुम ये पहनो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मुझे इस कदर खलूस से ये बात कही कि फिर मैं इनकार नहीं कर सकी थी। और जब वो मैं कपड़े पहन कर तैयार होकर बाहर आई तो बाजी के कहने पर मैंने अपने चेहरे पर लिपस्टिक लगा ली और अपने बाल भी खुले छोड़ दिए थे। बाजी सताइशी नज़रों से मेरे बाल देखने लगी जो घुटनों तक आते थे। तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत है, क्या लगाती हो अपने बालों में? तब मैंने बाजी को पुरजोश होकर बताया कि अम्मा मेरे बालों में हमेशा तेल का मसाज करती थी। अम्मा के अपने बाल भी ऐसे ही थे और वो चाहती थी कि मेरे बाल भी लंबे और घने हों। अम्मा का जिक्र करते हुए मैं हमेशा की तरह आबदीदा हो गई थी। और फिर मेहमानों के आगे जब मैं चाय पानी सर्व कर रही थी और वो लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे, ये लड़की कौन है? जब शाइस्ता बाजी ने बताया कि ये मैं मुलाजमा है तो ये बात सुनकर बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं आया था। ये बात सच भी थी। मैं अपने हुलिये से और शक्ल से मुलाजमा लगती ही नहीं थी। अब हालात ने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया था तो मैंने खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया था। मगर आज तो मेरी शबी निराली थी।
रज्जो जो मुझे देख देख कर हैरान हो रही थी। तुम तो मैम साहब लग रही हो, मुलाजमा तो कहीं से भी नहीं लग रही। हालांकि इसे भी बेगम साहिबा ने अपना ही सूट पहनने के लिए दे दिया था, मगर वो इस सूट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी मैं फिर एक अलग थलग कोने में आकर खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर गुजरी थी जब मुझे अपने बालों पर सरसराहट महसूस हुई थी। मैं बुरी तरह से डर गई। पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, जबकि मुझे वाज़ेह तौर पर अपने बालों में सरसराहट महसूस हुई थी। मैं वहां से हटकर चंद कदम आगे आकर खड़ी हो गई थी। अब मैं इन पौधों से हटकर खड़ी थी और फिर मुझे अपने कान के पास सरगोशी सुनाई दी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मेरी तुमसे पर से नजर ही नहीं हट रही। ये आवाज़ सुनकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो फिर ये सरगोशी करने वाला कौन था? आवाज़ भी सुनी सुनी सी लग रही थी। मैं वहां से भागकर अपने स्टोर रूम में आ गई थी, जहाँ मैं रात को रुकी थी। और आज भी बाजी ने मुझे यहीं पे रोक लिया था। मुझे बुरी तरह से डर लग रहा था, खौफ महसूस हो रहा था कि ये मेरे साथ रात से क्या हो रहा है। पहले इस लड़के का मेरे पास मौजूद होना, बाजी को वो लड़का नजर ना आया, इसका गायब हो जाना, और अब ये सब। तभी मुझे दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई थी और भरपूर कमरा अंधेरे में डूब गया था। मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। तभी मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। तुम्हें जरा सी बात पर डरने की आदत क्यों है, जबकि मैंने तुम्हें डराने वाला कोई काम नहीं किया। वह सरगोशी फिर से मेरे कान के पास से सुनाई दी थी। खौफ से मेरी आंखें उबल पड़ी थी। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अब जब उसने मेरे मुंह से हाथ उठाया तो मेरे मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली थी। वो हंसा, कहने लगा कि तुमने खुद ही मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया है, खुद मुझे मजबूर किया है कि मैं तुम्हें तंग करूं। पहले तो तुमने खुद मुझे तंग किया, मेरी तन्हाई में मखल हुई, अब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, और अब खुद जब मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हूँ तो तुम तंग हो रही हो। वो जैसे मेरी बात से, मेरी हालत से महजूज होते हुए बोला था। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम जहां से? मेरे पास रुको, मेरे साथ बातें करो, वक्त गुजारो मेरे साथ। तुम्हारे साथ बातें करना, तुम्हारे पास रहना मुझे अच्छा लगता है। वो मेरे कान के पास आकर गंभीर लहजे में बोला था, और मुझे अब बुरी तरह से डर लगने लगा था। देखो, तुम जो भी हो, यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं गरीब और मजबूर लड़की हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में गलत बात करे। मैं इस घर में मुलाजमा हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में बढ़ जाएगी। ना जाने तुम कौन हो। वो हंसने लगा। इस तरह की बातें मत किया करो। तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। और रही बात कि तुम्हें बेइज्जत करवाने की, तो फिक्र मत करो, तुम पर मैं आज भी नहीं आने दूंगा। इसके लहजे में यकीन दहानी थी, जिसे महसूस करके मैं सोच में पड़ गई थी कि ये कौन है और अपने बारे में मुझे साफ तौर पर क्यों नहीं बता रहा। तभी कमरा रोशनी में नहा गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाइस्ता बाजी की हैरानी भरी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैं उछलकर वापस पलटी थी। मेरे चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था। क्या बात है, तुम इतना डर क्यों रही हो? आप वो चंद कदम आगे बढ़ी और मैं खौफ से सुन होकर रह गई थी। अब अगर उन्होंने इस लड़के को मेरे साथ देख लिया, इसके बारे में मुझसे सवाल पूछा, तो मेरे पास इसकी मौजूदगी का क्या जवाब होगा कि वो कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मगर ये क्या, यहाँ पर तो मेरे और शाइस्ता बाजी के अलावा कोई भी नहीं था। मैं हैरान परेशान नज़रों से गोल गोल घूम कर चारों तरफ देख रही थी। कमरे में ना खिड़की थी और ना कोई दरवाज़ा था जिससे वो शख्स निकल कर बाहर जाता, और अगर कोई दरवाज़ा होता भी तो वो लड़का लम्हे के 1000वें हिस्से में आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकता था। शाइस्ता बाजी को वो क्यों नजर नहीं आया, जबकि वो भी यहीं पे था। मेरे चेहरे पर खौफ देखकर कहने लगी कि मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने काम भी तो बहुत किए हैं। अभी मैं तुम्हें एक काम के लिए ही कहने के लिए आई थी, मगर तुम आराम करो, तुम सो जाओ, और अगर तुम चाहो तो 2 दिन छुट्टी कर लो। 2 दिन मैं रज्जू को बुला लूँगी, और वैसे भी कल इतना ख़ास काम नहीं होगा। कल तुम छुट्टी कर लेना। वो हमदर्दी से मुझे देखते हुए गोया हुई और वहाँ से चली गई। इनके जाने के बाद मैं घुटनों के गिर्द बाजू बांध कर बैठ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं अब ये किस मुसीबत में मुब्तला हो गई थी? क्या मैं पागल हो चुकी थी?
کیا میرے خیالات مجسم ہو کر میرے سامنے آنے لگے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے ایسے ہی سوچا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو مجھے اپنائیت کا احساس دلائے، جو میری حفاظت کرے، میں روؤں تو میرے آنسو پہنچے۔ مگر میرا وہم اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا تھا؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو گئی تھی۔ دوبارہ مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا، اور پھر میں وہیں پر لیٹے لیٹے سو گئی تھی، اور پھر شائستہ بازی نے زبردستی مجھے چھٹی کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے میرے ہاتھ میں مٹھائی اور بچے ہوئے کھانے بھی ڈبے میں ڈال کر خالہ کے لیے بھجوا دیے تھے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگی کہ تم بہت خوددار لڑکی ہو، افسوس ہے کہ تمہارے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ کے سر سے نہ گزرتی تو تم کبھی بھی اتنی لالچی اور گھٹیا عورت کے ہاتھ نہ چڑھتی۔ مجھے تو حیرت تمہارے رشتہ داروں پہ ہے، تو تم اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، تو کیا تمہارے رشتہ دار بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ رضیہ کتنی گھٹیا عورت ہے، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے؟ میں تو یہی دعا کروں گی کہ تمہاری جلد سے جلد اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے اور تمہاری اس عورت سے جان چھوٹ جائے۔ اور میں مسکراتے ہوئے باجی کی خلوص پر دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے گھبرا گئی تھی۔ خالہ نے میرے ہاتھ میں اتنا سارا کھانا دیکھا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی، اور ان کے بچے بھی میرے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ مجھے عجیب ناگواری کا احساس ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں نے کبھی اچھا کھانا نہیں دیکھا۔ جب بھی وہ کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے، اور میں ناگواری سے سب کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ان دنوں خالہ رضیہ مجھ سے بہت پیار جتانے لگی تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ تم تو بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کام وام چھوڑ دو، گھر پہ آرام سے بیٹھو۔ ان کی یہ ہمدردی میرے لیے اجنبی کی باعث تھی، بلا وہ کب سے میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ میرے آگے پڑھنے کی بہت خواہش تھی، مگر رضیہ خالہ نے یہ کہہ کر مجھے آگے پڑھانے سے انکار کر دیا تھا کہ خالو میری پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکیں گے، وہ تو میری دال روٹی مشکل سے پورا کر رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے مجھ سے ہمدردی جتانی شروع کر دی تو میرا حیران ہونا بنتا تھا۔ ایک دن کہنے لگی کہ بس اب تم کل سے کام پر نہیں جاؤ گی، اور اس مہینے پر جو مجھے تنخواہ ملی تھی تو انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، مجھے تم سے لینا اچھا نہیں لگ رہا۔ تب میں حیران پریشان رہنے لگی، یہ سب کیا ہے، اور خالہ مجھ سے اس قدر محبت کیوں جتانے لگی ہے؟ تب میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ جہاں پر مجھے اس بات کا اطمینان تھا، وہیں پر مجھے اس اندیکھے وجود میں بھی شک و شبے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے مجھے خوف و ہراس میں مبتلا رکھا تھا۔ ہر وقت اپنے آس پاس کسی نادیدہ ہستی کی موجودگی کا احساس میرے لیے جان لیوا تھا، اور میں چاہ کر بھی میں خود کو اس خوف کے شکنجے سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ میں جب بھی شکیلہ باجی سے اس بات کے بارے میں ذکر کرنے لگتی تو مجھے ایسے لگتا جیسے کوئی انجانی قوت مجھے ایسا کرنے سے روک رہی ہو، اور میں چاہ کر بھی اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ مجھے تنگ نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا کرتا تھا، اور مگر اس کے چھیڑ خانے، اس کا مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر ستانا، مجھے پریشان کرنا، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا وہ انسان تھا یا کوئی اور مخلوق تھا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اور مخلوق تھا، تبھی تو وہ میرے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ تھا کون، اور میرے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ اور اگر وہ کل کو مجھے نقصان پہنچا دیتا تو یہ سوچ کر ہی میں خوفزدہ ہو جاتی۔ آج تک سنی ہوئی تمام باتیں، تمام واقعات آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے تھے، اور میں چاہ کر بھی خود کو الٹا سیدھا سوچنے سے باز نہیں رکھ پاتی تھی۔ اس دن مجھے خالہ کہنے لگی، بس آج کے بعد تم کام پر نہیں جاؤ گی۔ انہوں نے مجھے اتنے ایمان سے یہ بات کہی کہ میں حیران رہ گئی، مگر میرے لیے اس گھٹے ہوئے ماحول میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں جو وقت شائستہ باجی کے گھر میں گزارتی تھی وہ میرے لیے اذیت بڑی یادوں سے فرار ہونے کے لیے کافی تھا، بہترین وقت ہوتا تھا، اور اب میں وہ بہترین وقت بھی خود سے چھیننے جا رہی تھی۔ خالہ کہنے لگی کہ تم آگے پڑھ لینا، تم کہہ رہی تھی کہ تم نے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، بس اب تم جیسا چاہو گی ویسے کرنا، ویسے ہی رہنا، کیونکہ اب تم نے ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ چونک کر انہیں دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے سوچا ہے کہ تم میری بیٹی ہو، تمہیں میں اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں رکھوں گی، میں سنیم کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سنیم رضیہ خالہ کا وہ بیٹا تھا جو معذور تھا، جو کسی کام کاج کا نہیں تھا، اور رضیہ خالہ اس کی ذمہ داری اٹھانے میں ہلکان ہوتے رہتی تھی۔ اس کا دماغ توادع کے توازن کام نہیں کرتا تھا، اور اب رضیہ خالہ اس کی شادی کرنے کی بات کر رہی تھی، وہ بھی مجھ سے۔
तो मेरा हैरान होना बनता था। रज़िया खाला मेरे चेहरे के तासुरात को कमाल महारत से नज़रअंदाज करते हुए कहने लगी कि मेरा बेटा पागल नहीं है, वैसे इसका ज़हन बच्चों जैसा है। अब डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं। तभी मुझे अपने चाचू का ख्याल आया, क्यों ना मैं इनको फ़ोन करके इस सारे सूरत हाल से आगाह करूं। मैंने अपने सामान में जब ढूंढा तो मुझे इनका नंबर मिल गया था। अब मसला ये था कि इन्हें फ़ोन कहाँ से करती, घर में तो कोई फ़ोन था ही नहीं। तभी मुझे शाइस्ता बाजी का ख्याल आया तो मैं खाला से कहा कि मुझे शाइस्ता बाजी से काम है। उन्होंने कहा था कि मेरी बात सुन लेना। खाला के चेहरे पर नागवारी जाग गई, कहने लगी कि अब तुम घर में बैठो, 2 दिन के बाद तुम्हारा निकाह है। रज़िया खाला ने ऐसे ही फैसला सुनाया था। जैसे ये खबर सुनकर तो मैं खुशी से झूम उठूंगी, मगर वो चाहती थी कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं और मुझे इन लोगों के शिकंजे से छुड़वाने वाला कोई भी नहीं होगा। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि रज़िया खाला बहुत ही खतरनाक औरत है, जैसे वो नज़र आती है वैसे है नहीं। मैं बहुत मुश्किल से खाला को मनाकर शाइस्ता बाजी के घर आ गई थी और इनसे गले लगकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। वो भी मेरी हालत देखकर परेशान होगी। क्या बात है, तुम इतनी रो क्यों रही हो? तब मैंने सारी बात इन्हें बताई तो इनका मुंह भी खुले का खुला रह गया। कहने लगी कि वो बहुत शातिर औरत है। मैं तो समझ गई थी कि वो कोई ना कोई गुल खिला कर ही रहेगी। हैरत इस बात पर थी कि उसने ये शोशा इतनी देर से क्यों छोड़ा। खैर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगी। और फिर शाइस्ता बाजी ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया था, जिसे मैंने चाचू को कॉल की तो उन्होंने भी सारी बात बताई। उन्हें भी सुनकर बहुत गुस्सा आया। कहने लगे कि मैं आज ही आकर तुम्हें वापस लेकर जा रहा हूँ। और मैं भी शाइस्ता बाजी घर में बैठकर चाचू का इंतजार करने लगी। जब चाचू वहाँ पर आ गए तो तब मैं फिर से शाइस्ता बाजी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें कहने लगी कि अब मैं नहीं जानती कि मैं दोबारा कभी आपसे मिल भी सकूंगी या नहीं, मगर आपके साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है और आज आपने मेरी मदद की है, मुझ पर एहसान किए हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चाचू के साथ ही मैं रज़िया खाला के घर गई थी। चाचू को देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया था। चाचू ने खूब खड़ी खोटी सुनाई थी कि शर्म नहीं आई आपको यतीम लड़की के साथ ऐसा करते हुए। आपने इसे किसी के घर में मुलाजमा बिठा दिया और अब इसके अपने माजूर और पागल बेटे के साथ शादी करने वाली थी। रज़िया खाला ने चाचू को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर चाचू इनकी बातों में आने वाले नहीं थे। वो मुझे लेकर घर आ गए तो मुझे देखकर चाची के माथे पर बाल आ गए थे। पहले ये घर में 3 जवान बेटियां हैं, आप इसका बोझ भी कर लेकर घर में आ गई हैं। हम कैसे इतनी बेटियों का बोझ उठाएंगे, इनकी शादियां करेंगे। चाची बेटियों को बोझ कह रही थी, जबकि मेरे बाप ने मुझे शहजादियों की तरह पाना था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब मेरे आंसू देखकर चाचू की मोहब्बत ने जोश मारा। ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई का खून, तुम्हारा कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इसके दिल आजारी करो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी मीरा के साथ इस अंदाज में बात करते हुए ना सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाचू के घर में आए हुए हैं मुझे काफ़ी दिन बीत के थे। चची का रवैया आगो के नॉर्मल था और मेरे लिए ये बात बायस इत्मीनान थी। अब मैं इस बात पर खुश थी कि मेरी रज़िया खाला की जंजालपुरा से जान छूट गई थी और मैं जो ये समझ रही थी कि जगह के तब्दील होने से वो अनोखा एहसास भी खत्म हो जाएगा, तो ये मेरी खाम ख्याली थी। वो एहसास अभी भी मेरे साथ ही था और मुझे अब बुरे तरह से डर महसूस होने लगा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था और वो कौन था। और अब जब उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा जच किया तो मैं बुरी तरह से रो पड़ी। तुम कौन हो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मुझे खौफजदा कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम? मेरा ये कहना ही था कि जैसे कोई मेरे आंसू अपने हाथों की उंगलियों से पहुँचने लगा। वो फिर सरगोशी करके कहने लगा कि तुम डर क्यों रही हो, क्या तुम्हें मैंने कोई तकलीफ पहुंचाई है, कभी तो तुम्हारा नुकसान किया है ये तुम ऐसे रो रही हो? मेरा सर नफ़ी में हिल गया। मगर मुझे तुमसे खौफ है, मुझे डर का एहसास होता है। तो मुझे बता क्यों ही देते कि आखिर तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? और फिर मेरे सामने वो मुजस्सम सरापा बनकर आ गया। ये वही लड़का था जो उस दिन मैंने इस कमरे में देखा था। उसे एक बार फिर अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गई। कौन हो तुम? मेरा नाम ज़ीशान है और इतना तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। तो मैंने गहरा सांस लिया, कहने लगी कि हाँ, मेरा ये अंदाज़ा है कि तुम हमारी तरह के इंसान नहीं हो, बल्कि तुम कोई और ही मखलूक हो। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है, मैं एक जिनज़ादा हूँ। मैं इसी कमरे में ही रहता था जहाँ पर तुम उस दिन सफाई करने की नीयत से गई थी।
मेरी इस कमरे में हमेशा से ही रिहाइश थी, क्योंकि वहाँ कोई जाता आता भी नहीं था और बहुत कम वहाँ पर कभी कोई मेहमान टिक जाता तो मैं इसे इतना जिद करता था कि वो वहाँ से भाग जाता था। आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में ये बात फैल गई कि ऊपर वाले कमरों में जिन्नात रहते हैं। तभी घर वालों ने वहाँ पर आना और मुझे तंग करना छोड़ दिया था और यूँ मैं आराम से वहाँ पर रहने लगा था। उसने मज़े से ये बात बताई तो मुझे इसका अंदाज़ा देखकर हंसी आ गई थी। अगर जब मुझे एहसास हुआ कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक जिन है, तो खौफ ने मुझे मेरी अपनी मुट्ठी में ले लिया था। वो भी जैसे मेरे चेहरे की तासुरात को पढ़ रहा था। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैंने तुम्हारा पता नहीं कि कितना नुकसान कर दिया है। तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा शुमार तुम्हारे दुश्मनों में नहीं तुम्हारे अपनों में होता है। और ये बात कहते हुए वो झट से फिर से गायब हो गया और मैं चारों तरफ हैरान नज़रों से इसे ढूंढती रह गई थी। वो ऐसा ही था, चिलावे की तरह मेरे सामने आता और फिर अचानक से गायब हो जाता। कई बार चची अपने मुंह पर हैरत से उंगली डाल लेती। अरे मेरा, तुम किसके साथ अकेले बातें करती रहती हो? अब चची का रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ नॉर्मल होने लगा था और उन्होंने ये कबूल कर लिया था कि हर इंसान अपने हिस्से का ही रिज़्क खाता है और मैं भी इनका या इनकी बेटियों के हिस्से का रिज़्क नसीब छीनने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं भी वही सब हासिल करूँगी जो मेरे रब ने मेरे नसीब में लिखा होगा। चाचू की जाम में तरक्की हो गई थी और अब उन्होंने एक छोटा सा साइड बिजनेस भी बना लिया था और इनका कारोबार भी खूब चमकने लगा था और घर में भी खूब खैर बरकत होने लगी थी। चाचू इस सब का बाइस मेरी ज़ात को ठहराते थे। चच्ची को कहते कि तुम इसकी ज़ात से घबरा रही थी और तुम्हारी बातों में आकर ही मैंने इसे इस घटिया औरत के हवाले किया था जो ना जाने इसके साथ क्या सलूक करती, इसे अपने पागल बेटे के साथ ब्याहने वाली थी। ये तो शुक्र है कि इस पागल ने मुझे बर वक्त फ़ोन कर दिया, वरना मैं अभी तक पछताता रहता कि मेरे भतीजे के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। और चची ये बात सुनकर शर्मिंदा हो जाती थी। चचा ने अब मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था, गो कि अब मैं अपनी क्लास की लड़कियों से 1 साल पीछे थी। मगर मुझे इस बात का इतना कल्क नहीं था, बल्कि मैं इस बात पर खुश थी कि अब मैं वो हासिल करने जा रही थी जिसका मुझे हमेशा से शौक था। मेरे माँ बाप तो हमेशा से ही चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊं और मैं भी हमेशा अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना चाहती थी। मगर इनके वफात के बाद मुझे अपना ये ख्वाब अधूरा महसूस होने लगा था। मगर अब चाचू की वजह से मेरा ये ख्वाब मुकम्मल होता हुआ महसूस होने लगा था। चाचू की 2 बेटियों की शादी हो गई थी, वो अपने घर बार की हो गई थी और अब मैं और सबा घर में अकेले ही रहती थी। सबा मुझसे 1 साल छोटी थी, मगर वो मुझे आपी या बाजी कहने का तकल्लुफ नहीं करती थी। हम दोनों में बहुत दोस्ती थी। हम दोनों घर के काम काज में भी चाची की मदद करवाती थी और चाची को खूब जच भी करती थी। और इस दौरान इस जिलजादे ने भी बिल्कुल भी मेरी जान बख्शी नहीं की थी, बल्कि वो भी कभी कभार मुझे इस कदर जच करता कि मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह जाती थी। मगर कहीं ना कहीं दिल में ये इत्मीनान भी था कि वो कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो तो मेरा खैर ख्वाह है जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है। और तब मैं इत्मीनान से सरशार होकर मुस्कुरा देती थी। जब कभी मैं चाचू के साथ अपने माँ बाप की कब्र पर जाती तो मैं बेकरार हो जाती और फुट फुट कर रो पड़ती। चाचू ऐसे में मुझे सहारा देते, हौसला रखो, अल्लाह की ही मर्जी थी। तो मैं छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गम देखने को मिला, मगर फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें इसका बड़ा अजर देगा। वो मुझे बातों ही बातों में हौसला देते और मैं इनकी बातों को दिल में उतारती रहती थी। चाचू कहते कि तुम अपने माँ बाप की रूहों को सुकून पहुंचा सकती हो अच्छे अमाल करके, इनके लिए सदका जारिया बन के, इनके ख्वाब को मुकम्मल करके। वो ये चाहते थे कि तुम किसी काबिल बनो और तुम किसी काबिल बनकर इनकी रूह को पुरसुकून कर दो। और अब जब मैं मुकाबले का इम्तिहान पास करके एक अच्छी पोस्ट पर फाइज हो गई थी, तो आज भी मैं अपने माँ बाप की कब्र के सामने खड़े होकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। और तब चाचू की मुझे आवाज़ सुनाई दी कि आज मैं अपने इस मुकाम में सुरखरू हुआ हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने अपने मरहूम भाई का ख्वाब पूरा कर दिया। और तब मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे आंसू पूछ दिए हों। और ये आंसू पूछने वाला कौन था, ये सोचकर मैं मुस्कुरा दी थी। हाँ तो डी व्यूअर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद बहुत अच्छी लगी होगी। इसे जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में वीडियो को भी आप लाइक कर दो। और चैनल सब्सक्राइब के साथ जो बेल का आइकन है ऑल पर, उसे ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।